है कि राजीव बोरा साहब एक गांधीयन ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका, और पूरी इनकी जो उन्नत बुनियाद हुई शुरू से बचपन से वो एक गांधीयन तहरीक से है, इंक्लूडिंग उनका जो स्कूलिंग हुई। और उसके बाद ये कुछ अर्सा एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ये प्रकाश नारायण के साथ जो बहार की तहरीक उसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो अमल की तहरीक थी हिंदुस्तान के अंदर उसमें अपने आप को जोड़ा, और गांधी पीस फाउंडेशन से ये करता रहे जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीम। उसी के साथ उन्होंने स्वराज पेट के नाम से एक नई तंजीम इस्टेब्लिश की है, जिसका बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान में इंटरफेथ डायलॉग में, जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में इनकी इंटरवेंशन है मुस्लिम हिंदू कॉन्फ्लिक्ट में, और उनकी ताल्लुकात की एक बुनियाद बनाने। और ये लिखारी भी हैं फ्रीलांस, और म्यूज़िक के साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है, क्रिटिक भी हैं। बेसिकली इनकी जो पहचान है हिंदुस्तान से बाहर भी एक गांधीयन स्कॉलर और एक्टिविस्ट भी हैं। इसी हवाले से एक दुनिया की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस पे काम करती है, नॉन वायलेंट पीस फोर्स। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट श्रीलंका में चल रहा है, और इंक्लूडिंग जो अभी श्रीलंका के इलेक्शन हुए उसमें भी जो इलेक्शन मॉनिटर्स थे उसमें भी एमपी का बड़ा रोल था, और इंक्लूडिंग जो फ़लस्तीन में अब इलेक्शन हुए हैं उसमें जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स थे, ऑब्जर्वर थे, उसमें भी एमपी के लोग थे। उसके ये आजकल ये एशिया चैप्टर के इंचार्ज हैं। हमने चूँकि ये तय किया था, आजकल बड़ा एक तरीकाकार चला हुआ है, यहाँ पर पीस सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे स्टीरियोटाइप स्पीचेस होते हैं। तो मैंने राजीव भाई के साथ हम जब सेमिनार करते हैं तो मेरा ही एक्सपीरियंस हुआ है, रवायती जो सेमिनार हैं उसमें खुल के गुफ्तगू नहीं होती। वही स्पीकर हम एक दिन सेमिनार करते हैं तो वो पीस पर बोलते हैं, अगले हफ्ते बुला लो तो वो जंग पर बोलते हैं। तो हमने ये तय किया कि हम लाहौर में ऐसी गुफ्तगू का आगाज़ करें जो प्राइवेट लेवल पर खुल के गुफ्तगू। राजीव साहब का एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है पीस के हवाले से, और मौजूदा दुनिया में जो पूरा एक नया सिनेरियो है 9/11 के बाद, उन पर भी इनका ख़ास थीसिस है, और साउथ एशिया के हवाले से इनका पूरा एक विजन है। तो हमारे दोस्त शामिल होते रहेंगे, तो राजीव बोरा साहब गुफ्तगू फरमाएँगे, और उसके बाद तारिक पांडे साहब और इमरान खान साहब से हमारी दरख्वास्त होगी, और उसके बाद सारे लोग इसमें शामिल होंगे। एक बड़ी खुली सी गैर रवायती सी गुफ्तगू है, और राजीव बोरा साहब से दरख्वास्त होगी। मुझे 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और जिस प्रकार की खातिर का मैं अनुभव ले रहा हूँ वो जाती तौर पे तो पर्सनल लेवल पे तो बहुत ही उम्दा है, लेकिन बौद्धिक लेवल पे जो मेरी खातिर हो रही है यहाँ, उसका ऐसा अंदाज मुझे यहाँ आने के पहले। आज मैं फारूक भाई को ये कह रहा था कि यहाँ आने का एक जो सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा था वह ये हुआ कि मेरी जिस इमेज को मैं चाहता था ना पाकिस्तान के लोगों की, वो इमेज पुख्ता हुई। उसके मेरे पास कोई प्रमाण नहीं थे। मैं पहली बार आया हूँ इसलिए कोई प्रमाण होंगे भी नहीं, लेकिन अपने मन में जो इमेज बनती है वो तो इमेज बनती है जो बातें हवा में चलती है उससे, है ना, जो मीडिया में चलती है, जो राजनीति में चलती है, जो लिटरेचर में चलती है, बौद्धिक खेमों में जो चलती है, आइडियोलॉजीज़ के लेवल पे वगैरह वगैरह, उससे एक इमेज बनती है। लेकिन मुझे ये देख करके मैं वाकई में कहता हूँ कि मुझे ये लगा कि जैसे मेरे खुद की ताकत बढ़ी है यहाँ आने के बाद। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हम लोगों का इमेज रहा है, और ये मैं आपसे में बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मेरे ख्याल से शायद अखबार में तो बहुत उनको देना। मैं मन से खुल करके अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ, ये मान करके मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इस प्रकार का कुछ इमेज है कि पाकिस्तान को कोई बहुत सीरियसली नहीं लिया जा सकता, नॉन सीरियसनेस है बहुत पाकिस्तान, और ये बहुत गलत हो रहा है।
जिन इश्यूज को लेकर सीरियसली लिया जा रहा है वो बहुत मामूली और छोटे, लेकिन ये जो अंदर की जद्दोजहद होती है ना किसी भी कल्चर की, किसी भी नेशन की, किसी भी पीपल की, उनका अपना एक जाति पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी की स्ट्रेंथ उसके अंदर, और वो आइडेंटिटी उसूल क्या, उसके फाउंडेशंस क्या, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है जो उस आइडेंटिटी को बनाते हैं। और ये मैंने 3 दिन में बहुत कम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से जिन लोगों से मुलाकात हुई है वो एक हिसाब से कहें तो इस सोसाइटी के अलग अलग तबके के लोग, एकेडमिक और बौद्धिक लोगों से आज कहीं मुलाकात हुई है, यूनिवर्सिटी में जो गए वहाँ पर। पहले दिन आया तो आप लोगों से सबसे हुए जिसमें पॉलिटिक्स में रहे, लेबर यूनियंस में रहे, एक्टिविस्ट लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई। और वैसे तो खैर थोड़ा परिचय कुछ समय का है तो उनको मैं जानता हूँ, लेकिन फिर जैसे तारिक बांदे साहब से और परसों लिखाना में जो सब मित्र लोग आए थे उनसे बात हुई। और बात किस लेवल की हुई है, मैं तो उसमें बहुत छोटा अपने को समझता हूँ, लेकिन उस लेवल पे जहाँ ये लोग सब मुझे पहुँचा दिया तो मुझे लगा कि देखो ये है ताकत कि ट्रूथ क्या है, ट्रूथ और अल्लाह क्या है। मैंने किसी भी प्रजा की, किसी भी नेशन की नेशन होने की पहचान किन चीज़ों से बनती है, उन पहचानों में सेंट्रल चीज़ें क्या है, उसका मरकज़ कहाँ, उसका सारा वेट है कि जो अगर निकाल दे तो आइडेंटिटी खोती हो जाएगी, टूटे हुए पेड़ के पत्तों की तरह हो जाएगी, कहीं भी उड़ा के उनको ले जाओ, वो वेट का। और वो मुझे देख करके बेहद मन में ये लगा कि जैसे मेरी अपनी ताकत बड़ी है। यहाँ आइडेंटिटी के वेट के बारे में लोग न केवल इतने ही जागरूक है लेकिन इतने ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है। और ये आइडेंटिटी उस चीज से बहुत भिन्न है जिसको लेकर के हम लोगों के बीच का झगड़ा है। वो मेरे ख्याल से मैं उसको एक पासिंग फेज मानता हूँ, और इसलिए बातचीत करने के लिए ये जो प्रेरणा जो हुई, लगा कि बातचीत करके कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, और उसका जो मकसद रहा अंदर से जिस बात को ने धक्का मारा यहाँ आने के लिए, वो मेरी ये बेसिक मेरी मान्यता रही है गांधी जी का स्टूडेंट रहने की वजह से कि इस्लाम और हिंदू ये दो सभ्यताएं अलग अलग नहीं, हमारी सभ्यता तो एक ही है पूरे इस महाभूखंड की, लेकिन ये दोनों की जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, वो स्पिरिचुअल बिलीफ का कुल मिला के जो केंद्रीय सेंट्रल उसका जो आधार है वो हमारा ही, उसमें हम लोग बहुत, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि इस्लाम के भीतर भी आज की दुनिया को, और आज की दुनिया का मतलब है मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसकी गिरफ्त में हम लोग सब आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखने का जो नजरिया है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या उसमें गलत है। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि हजरत मोहम्मद के हिसाब से ये शैतानियत है। अब मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने, कितने स्कॉलर्स ने, कितने धार्मिक लोगों ने, मजहब के लोगों ने, धर्म के लोगों ने ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को शैतानियत के रूप में देखा हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि देखा हुआ है। ये तो इसके प्रमाण मौजूद है, वो कहने की जरूरत नहीं।
9/11 उसका ही एक नतीजा भी है, एक हिसाब से देखें तो दूसरी तरह से, लेकिन है वो नतीजा। और इसी को गांधी जी लिखते हैं उसमें कि ये हिंदू धर्म के हिसाब से घोर कलयुग है। कलयुग हम उसको कहते हैं जिसको डार्क एज कहा जाता है, जो शैतानियत से भरा हुआ है। सवाल ये है, क्योंकि ये 9/11 के बाद जो मुहिम चली वेस्ट के एस्टेब्लिशमेंट, तो ये हमारी तलाश है, जो एक हिसाब से कहेंगे जो डायलॉग की बात, जो डायलॉग को कहाँ ले जाना है, किन चीज़ों को लेकर डायलॉग होना चाहिए, वो उसमें से ही बात होगी कि ये 9/11 ने एक मुहिम शुरू कर दी पूरे नेशन को, पूरे रिलीजन को बदनाम करने की, उनकी एक दूसरी छवि खड़ी करने की। और किसी को भी नाश करना हो तो उसको टेररिस्ट ले लेना सबसे आसान होता है, लेजिटिमाइज किया जाता है। हमारा कहना है इस चीज का जवाब अपने तरीकों से, हमने हिंदुस्तान में ये काम शुरू किया, इसलिए हमारे मुस्लिम मित्रों के साथ मिलकर, तो उनकी ये 9/11 है तो हमारी अपनी एक 9/11 है, जो हमारा साझा लेगेसी है हमारी। क्योंकि वो भी ये जो जिस चीज ने महात्मा गांधी को दुनिया के तख्ते पर लाके खड़ा कर दिया और आज़ादी के आंदोलन की एक बिल्कुल शक्ल बदल गई उसके बाद, उस हथियार की इजाद 9/11 के दिन हुई। ये जो नॉन वायलेंस का जो तरीका, सिविल नाफरमानी का, जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, उसका जन्म भी बिल्कुल 11 सितंबर के दिन हुआ था 1906 में साउथ अफ्रीका में। वो दिन भी वही था 11 सितंबर का, जिस दिन हिंदू मुसलमान की एकता का वो सबसे बड़ा दिन था कि उन्होंने सही चीज को लेकर के कह दिया कि ये हमारे दोनों के लिए, हमारी दोनों की नज़र में ये जो रिप्रेसिव रेजीम है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बन के आज हमारे सामने आई है, उस रिप्रेशन को, उस इनजस्टिस को, उस इंडिग्निटी को अगर ख़त्म करना होगा तो इसका ये तरीका होगा जिसमें से ये नॉन वायलेंस की बड़ी तहरीक। उस सभा की अध्यक्षता उसके चेयरमैन एक मुस्लिम सज्जन थे। उस ऑडियंस में हिंदू और मुसलमान सही तादाद में थे, नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने उसमें बड़ी लीडरशिप ली, वो सारे मुसलमान थे। गांधी जी के साथीदार के साथ उस समय थे और गांधी जी उनके साथीदार थे। हमने कहा वो हमारी लेगेसी, और वो होते हुए भी आज ये अमेरिका और वेस्ट ये कहें कि ये टेररिस्ट है। मेरे पास एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आया, PhD की अतिशय, उसने 25 यूनिवर्सिटियों में दरखास्त की रखी थी अमेरिका में PhD के बाद की पढ़ाई के लिए। उसको एक जगह से भी जवाब तक नहीं आया, जबकि वहाँ की किसी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में उसको फेलोशिप दे करके वो बुला लेते। उसने कहा कि मेरे नाम की वजह से शाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी करके है, बहुत बढ़िया लड़का है। तो लोगों ने इग्नोर किया। मेरी बहुत सारे वहाँ देवबंद वगैरह में भी लोगों से बातचीत हुई, सीनियर मौलवी लोगों से। उनके इस दिमाग में सबसे ऊपर अगर कोई दर्द था किसी चीज का तो इन्हीं चीज कि हमें दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है। हमने कहा कि दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि सही चीज का पता नहीं था, और हम ये सही चीज का पता लगाए और ये सामने ला करके रखें। तो हमने उसमें से कुछ मुहिम निकाली है, जो बहुत अच्छा काम वहाँ हो रहा है। 11 सितंबर हम दूसरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस
उसमें से ये बात फारूक साहब से जो हमारी हुई तो हमने देखिए हिंदू मुसलमान को अलहदा करके ही ये साम्राज्यवाद ने अपना खेल सबसे बड़ा खेला। ये दो जिसमें एक हो उस दिन इनकी सिविलाइजेशन, इनका साम्राज्यवाद नहीं टिक सकता इस दुनिया में। और वो मैं केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये नहीं कर रहा हूँ, उस वाली एकता का स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों के स्पिरिचुअल माइंडसेट में सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग एक ही है, उनकी सिविलाइजेशन की डेफिनेशन एक है, उनकी ट्रूथ की डेफिनेशन एक है, उनकी अल्लाह की कल्पना भी एक ही है। इतना ही नहीं, लेकिन ये दो रिलीजन है, ये दो मैं उनको कहूँगा कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है ये दो, जिन्होंने मनुष्य के मानव टोटल माने ह्यूमैनिटी की जो परापूर्व की पेरेनियल जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सीधा सामना अगर किसी ने करके उसमें से रास्ता निकल के दिखाया है तो ये दो इनकी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। और वो समस्या को मैं इस माने में समझता हूँ कि मुख्य समस्या जो हमेशा मनुष्य समाज के सामने, सिविलाइजेशंस के सामने रही कि वायलेंस को कैसे मिनिमाइज करें, वायलेंस के विभिन्न रूपों को, इसके अनेक जो फॉर्म्स होते हैं उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये सवाल पेरेनियल रहा है ह्यूमैनिटी के सामने। उसको हम अलग अलग फॉर्म में उसकी बातें होती है, आइडियोलॉजीज में, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दोनों ने ये यहाँ पर पहुँचे वहाँ ये कि अल्लाह के प्रति डिवोशन बढ़ाएंगे तो मनुष्य के जीवन में संयम, सेल्फ कंट्रोल आएगा। वो अपने दिल पर और अपने नफ्स पर, दिल को और नफ्स को दोनों को बस में लाएगा। क्योंकि ये जब होता है तभी आदमी मॉरल बनता है। मॉरलिटी का मतलब ये होता है, कोई भी मॉरल सोसाइटी का मतलब ये है कि मॉरल सोसाइटी वो होगी कि जिसके अंदर मनुष्य अपने दिल और नफ्स पर बस में रह सकता है। और ऐसा करके ही हम अपनी असलियत को तो हमारी असलियत ये मैं सवाल ये मैं खड़ा करता हूँ कि हमारी जो असलियत है उसको अगर स्पिरिचुअली भी देखें तो हमारी असलियत की मूलभूत उसूल किसी की ह्यूमन बीइंग की असलियत की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की जो है वो हमारी। इसलिए मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल व्यू का मतलब ये है कि हम अच्छाई को और बुराई को किन चीज़ों में देखें। मैं आप लोगों के जितना कोई मेरा अध्ययन गहरा नहीं है इस्लाम की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने समझा तो मुझे लगा कि देखो इसमें जो 10 गुण बताए हैं हजरत मोहम्मद साहब ने मनुष्य के अच्छे होने, हम उसको कहते हैं डिवाइन एट्रीब्यूट्स, दैवी संपत्ति उसको भगवद गीता में कहा गया। वो 10 गुणों का जो वर्णन हजरत मोहम्मद ने कुरान में किया, उसमें उन्होंने आदमी को शैतान से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और शैतान कैसे कैसे सामने आता है और अपने शिकंजे में देता है और क्या है शैतान, ये वो जो बताया है उसको हम दानवी संपत्ति कहते हैं, उसको हम डेमोनियक कहते हैं। तो उसको मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद ने जिसको शैतानियत का टीचिंग है, या हमारी कोई भी टीचिंग, धार्मिक हो या सेक्युलर टीचिंग, हमें आज के युग में, आज के समय में ये शैतानियत, ये डेमोनियत, ये जिसको हम घोर कलयुग कहते हैं हिंदू धर्म में, ये किन किन फॉर्म्स में हमारे सामने आ रहा है, किन किन फॉर्म्स में हमें लालच देकर अपनी सेना में भर्ती करके हमें रिक्रूट कर रहा है उसकी सेना में। ये जो सिविलाइजेशन कॉन्क्वेस्ट चल रहा है, उस कॉन्क्वेस्ट में हमारा रिक्रूटमेंट, हमारे अपने लोग उसमें रिक्रूट कर रहे हैं, उसके सिपह सालार कैसे हो रहा है? क्या ये पहचान हमारी किसी भी प्रकार की शिक्षा में दे रही है?
ताकि हम पहचान सकें, हम अपनी असलियत से खिसके नहीं और दुनिया को समझ सके कि कौन सी चीज़ें जिससे बच कर के ही हम अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारी अपनी असलियत को न केवल बचा सके लेकिन प्रोग्रेस में भी हम उसी की नींव पर हम प्रोग्रेस कर सकें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे कि केवल स्पिरिचुअल सवाल ही नहीं है। स्पिरिचुअल इस माने में है कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है, हमारा जो विजन होता है दुनिया का, उस विजन में से हमारी कल्चर, हम इंटेलेक्चुअली किन चीज़ों को कैसे समझते हैं, हम रियलिटी को कैसे समझते हैं, हम ट्रूथ को कैसे समझते हैं, हम ये पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, प्राणी, ये सब जो क्रिएशन है उसको हम कैसे समझते हैं। हम इसको डिविनिटी से जोड़ते हैं कि हम डिविनिटी से इसको जुदा समझते हैं। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये जो सोल डिबेसिंग मटेरियलिज्म, उसमें से उसकी सारी आइडियोलॉजीज निकली, उसमें से वो सिविलाइजेशन खड़ा हुआ है। रेनेसां सारा था उसी को लेकर कि कैसे गॉड को, डिविनिटी को, सेक्रेडनेस को, इन सब चीज़ों को ह्यूमन अफेयर्स में से जुदा कर दिया जाए और जो कुछ रियलिटी है हमारे आसपास उसको केवल परसेप्टिबल सेंसेस के द्वारा जिन रियलिटी का लेखा जोखा लिया जा सके उसी को एक ट्रूथ माना जाए, और जिसको परसेप्टिबल सेंसेस के द्वारा जिसका कोई लेखा जोखा नहीं लिया जा सकता उसको अनट्रूथ माना जाए। और हमारा उल्टा ही किस्सा, हम तो जो हमारी सेंसों से जिनको हम परसीव कर ही नहीं सकते, हम तो उसी को अल्टीमेट ट्रूथ मानते हैं, है कि नहीं? और उसमें इस्लाम और हिंदुइज्म में कोई फर्क नहीं। ये हमारी अपनी तहजीब है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा विजन है कि जो दिखता है, जिसको सूंघा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको चखा जा सकता है वगैरह, ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, उससे जिसको हम ग्रास्प कर सकते हैं उसको तो हम एक हिसाब से नॉन रियल समझते हैं, उसको तो अनट्रूथ कहते हैं। ट्रूथ तक पहुंचने में हम उसको इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसी में फंस गए तो वो बाधा बन जाती है, ये हम समझते हैं। हमारे ये कल्चर है, ये डिविनिटी को छोड़ करके नहीं आगे बढ़ा। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपने एजुकेशन के द्वारा अपने समस्त रैशनल ट्रेडिशंस और रैशनल का जितना बौद्धिक पाराफरने लिया है वो उसके सबके द्वारा उनकी शिक्षा जो हमारे यहाँ उन्होंने स्थापित की 1836 के बाद, तो उस समय बहुत बड़ी बहस इंग्लैंड में है कि हमें ये हिंदुस्तानियों का करना क्या है। तो कहते हम इनमें से अपने एजेंट पैदा करें। ब्राउनिंग्स केम बट यूरोपियन इन टेस्ट, इंटेलेक्ट एंड ओपिनियन। ये मैकॉले, ट्रेवेलियन, ये सारा जो बड़े बौद्धिक इनके, अरे ऐसे महान बौद्धिक दुनिया में शायद ही पैदा हो जो ये जानते थे कि नेशंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, सिविलाइजेशंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके ऊपर बम फेंकने की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर बम की भी ज़रूरत नहीं है। आदमी का दिमाग बदल दो, उसका सोच बदल दो, सारी चीज़ बदल दो। मैं उसके लिए 2 शब्द कहता हूँ। इन्होंने हमारा डीनेशनलाइजेशन किया, हमें अपनी धरती से उठाया। हमारी जो अपनी असलियत है, हमारी जो रवायत है, हमारी जो तहजीब है, उन सारी चीज़ों का एक बैकवर्डनेस का शास्त्र उन्होंने खड़ा किया, उसका थियरी पूरी की, बैकवर्डाइजेशन। और हमें खुद को ही अपने को धिक्कार करते हुए कर दिया। धिक्कार समझते हैं? सेल्फ हेट। ये इंग्लिश एजुकेशन ने हमारे में सेल्फ हेट भर दिया, दैट वी आर बैकवर्ड एंड वी मस्ट चेंज। बिना ये जाने समझे कि वी आर वी रियली बैकवर्ड। और इसलिए मैं आज मैंने यूनिवर्सिटी में कहा भाई आप लोग ये देखिए, ये बैकवर्डनेस अगर प्रोडक्टिविटी के सेंस में है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम प्रोड्यूस करना नहीं जानते थे, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं जानते थे, ये जो सारा सेक्युलर अफेयर चलाने की अगर बात है
तो आप उसके डेटा देख लीजिए, 18वीं शताब्दी का देख लीजिए, 15वीं शताब्दी का देख लीजिए, 16th सेंचुरी का, 11th सेंचुरी का भी अगर आपके पास डेटा हो तो देखिए कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कितनी थी, हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। और आप पाओगे कि यूरोप के पास आज तक उससे कुछ नहीं है उस प्रकार की हाइट इस सिविलाइजेशन ने खड़ी की। लेकिन हमें डीमेमोराइज कर दिया उन्होंने, हमारा हिस्ट्री रीराइट करके हमारी अपने बारे में मेमोरी खत्म कर दी। एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी ये समझता है कि हिंदुस्तान जो पैदा हुआ है वो 1947 के बाद पैदा हुआ है, 1947 के पहले का हिंदुस्तान तो कुछ था ही नहीं, वो तो बैकवर्ड था, वो ये मानता है। ये जो डीमेमोराइजेशन है इसने हमारा डीनेशनलाइजेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। हम अपने नेशन से अलग हो जाए, हमारे अपने नेशंस की जो भी रवायत, उसकी जो ट्रेडिशंस रही है, उसकी जो अपनी असलियत रही कि जिसके माध्यम से ही वो अपनी असलियत को प्राप्त कर सकता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्राप्त कर सकता है, उन सारी चीज़ों से हमारा इन्होंने चेहरा घुमा दिया दूसरी दिशा में, अपनी तरफ। इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूँ, यहाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ कि भाई हम तो कॉपी कैट बन गए, हम नकलची बन गए वेस्ट के, और कहीं नकलचियों से कोई नेशन नहीं। नेशन होने के लिए नकलची नहीं, नेशन होने के लिए ऑथेंटिसिटी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए, आपकी ओन सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए हर क्षेत्र में। हमारा अपना विजन दुनिया के बारे में, हमारा अपना विजन डिविनिटी के बारे में, अपना विजन हमारी मटेरियल चीज़ों के बारे में, ये जिनका होता है उसी को नेशन अपने को कहलाने का अधिकार मिलता है। हम पहले नेशन तो बने, और ये नेशन बनने के लिए हमें इस डीमेमोराइजेशन में से बाहर निकलने की जरूरत है। तब जाके हम ये जो हमारा दिन दहाड़े रात दिन 24 घंटे हमारी जनरेशन जो डीनेशनलाइज होती जा रही है, ये जो रिक्रूट हो रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वेस्टर्न कल्चर में, उनकी तहजीब में अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उसमें से लोगों को बचाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि ये दो चीज़ें, डीनेशनलाइजेशन हो रहा है, दूसरा डीस्पिरिचुअलाइजेशन। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न सारे जो बात करने लिया नॉलेज से लेकिन एवरीबॉडी जी, ये इसकी जो नींव है वो मनुष्य को डिस्पिरिचुअलाइज करने पर पड़ी, और ये हमारा तरीका है, ये हमारा अपना न कल्चर है, ये न हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। हम हर चीज में डिविनिटी देखते हैं, और डिविनिटी देखने की वजह से ही हम वो कर पाए हैं जो वेस्ट आज तक न कर पाया है, और जिसकी जद्दोजहद में से वेस्ट ने दो बड़ी विचारधाराएं खड़ी की, और उन्होंने सारी दुनिया को युद्ध में और अपने डोमिनेशन में दबा दिया है। और वो दो चीज़ें क्या है, मैं मानता हूँ कि जो बेसिक ह्यूमन क्वेस्ट है, हमारी अपनी अंदर की जद्दोजहद मनुष्य होने के नाते पैदाइशी जो चीज़ हमें मिलती है, एक हमें क्वेस्ट मिलता है फ्रीडम का, फ्रीडम चाहिए, मनुष्य को मुक्ति चाहिए, और दूसरी है जस्टिस की, न्याय चाहिए। ये दोनों चीजें वेस्ट इनके बीच में मेल नहीं बैठा पा रहा हजारों साल से। अमेरिका है वो फ्रीडम का सबसे बड़ा सिरमौर माना जाता है, वहां तो बात ही फ्रीडम को लेके होती है। बच्चा बच्चा है वो फ्री है, माँ बाप से फ्री है, सब चीजों से फ्री है। इंडिविजुअल फ्रीडम तक वहां वो पहुंच गए हैं, जहां अगर बच्चा ये जाकर के कह दे कि मेरे बाप ने मुझे मारा या मेरी माँ ने मारा, तो वो दोनों कानून की नज़र में गिरफ्तार होने लायक हो जाते। यहाँ तक कि जहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम पहुँच गई, सोसाइटी कुछ नहीं, फैमिली कुछ नहीं, इंडिविजुअल इज द सुप्रीम, इस और हर फ्रीडम इज द सुप्रीम अचीवमेंट। और वो फ्रीडम
उन्हें कहाँ जाके पूरी दुनिया को खड़ा किया कि उनकी फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दुनिया भर को गुलाम बनाने का पूरा तामझाम खड़ा कर दिया, गुलाम बनाया। तभी उनकी अपनी फ्रीडम को बढ़ा सकते और रख सकते। लेकिन उसी में से क्योंकि वो प्रजा तो बहुत जाहिल है, जागरूक प्रजा है, मामूली लोग नहीं है, बुद्धि से भी और अपने पुरुषार्थ या अपनी एक्टिविटी से, तो इसलिए उसमें से ये सवाल केवल वो जवाब तो खोजना, उसमें से सोशलिज्म और कम्युनिज्म निकला। केवल फ्रीडम है, वो न्याय तो दिलाता नहीं, जस्टिस तो दिलाता नहीं, इक्वालिटी तो दिलाता नहीं। तो कम्युनिज्म ने जस्टिस को और उसका क्या न्याय की, जस्टिस की, उसकी क्वेस्ट में से उन्होंने फ्रीडम को, एक ने न्याय को खत्म किया, दूसरे ने फ्रीडम को खत्म किया। और ये जद्दोजहद वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये लगातार चल रही है और इसमें से ये बाहर नहीं निकल सकते और इसी वजह से वो सारी दुनिया पर अपने युद्ध भिड़ाए। इस डायलेमा को रिजॉल्व अगर किसी ने किया है तो इस दुनिया की सिविलाइजेशंस ने किया है, इस्लाम ने किया है, हिंदुइज्म ने किया है, बुद्धिज्म ने किया है। इस धरती के जितने धर्म निकले हैं जो एशिया में से निकले हैं, इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आखिरकार वेस्ट ने जिनको स्वीकारा है, देखो वेस्ट को भी बड़ी क्वेस्ट रही है प्रेम की, सौहार्द की, इन सारी चीज़ों की। वहाँ भी मनुष्य हमारी तरह के ही रहते हैं, तो इसकी वजह से कौन गए वहाँ? आप देख लीजिए तो मोजेस, जीसस, ज़ोरास्ट्र, मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद, वहाँ से लेके ईसा मसीह और भगवान बुद्ध तक, ये सब एशियन थे जो दुनिया भर में फैले। तो उनको भी भूख है उस चीज़ की, लेकिन इनके भीतर का जो विचार जो बदल गया 500 साल पहले, जो मटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी खड़ी हो गई, रैशनलिज्म में जो वो फंस गए, जिसमें से ये सिविलाइजेशन उन्होंने खड़ी की, डिविनिटी को एक तरफ कर, इसका जवाब हमारे यहाँ है। अगर हम थोड़ा सा भी अपना इतिहास पुराना देखें और ये सोचने कि हम लोग 1947 में पैदा किए, हमारी पैदावार कब की है हमको पता नहीं, हमें वो तारीख की जरूरत नहीं। और हमारी उस लेगेसी को, हमारे उस तारीख को अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि हमारी असलियत है। वो असलियत अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा होगा जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस ने हमें खड़ा कर दिया था आज से 60 साल पहले, 100 साल पहले। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देना, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी, ये जो बैकवर्डाइजेशन का जो आइडिया हमको दिया गया है कि तुम बैकवर्ड हो, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देना। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी जद्दोजहद जो वो ये है कि अगर हमने अपनी जो असली पहचान, जो हमारी जो सिविलाइजेशनल असलियत जो हमारी, उसको समझने से अगर हमने अपना चेहरा मोड़ लिया तो हमारे सामने आज इस इंडिग्निटी में से, वेस्ट के साम्राज्यवाद में से और उसके परिणाम स्वरूप, उसके नतीजे के रूप में हमारे अपने नेशन का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें से बचने का कोई रास्ता नहीं। ताकत बहुत बड़ी है और वो ताकत में उनकी एटम बम की ताकत नहीं मानता हूँ कि उन्होंने सारे एटम बम अपने पास रखे, उनकी बौद्धिक ताकत, वो अपनी बुद्धि से दुनिया पर राज करते हैं। क्योंकि उनकी किताबें हम अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजों में अपने पढ़े लिखों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, ये है साइंस। मेरा सवाल ये कि इस्लाम का मतलब कोई सिविलाइजेशन नहीं होता क्या? इस्लाम केवल
5 वक्त की नमाज में ही है क्या? इसी में इस्लाम है क्या? ये तो हमें उन्होंने सिखाया है कि तुम अपने धर्म को केवल मंदिर और मस्जिद में रखो, इसके बाहर मत लाओ। इस्लाम का अर्थ है सिविलाइजेशन, जिसमें लाइफस्टाइल आ जाता है, जिसमें वे ऑफ थिंकिंग आ जाता है, जिसमें वे ऑफ वर्शिप आ जाता है। तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। हमारा क्या ख्याल है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में? और लाइफस्टाइल का मतलब है हम अपनी मटेरियल वर्ल्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे खड़े करेंगे, हमारा अर्थतंत्र कैसे खड़ा करेंगे, हमारा समाज तंत्र कैसे खड़ा करेंगे, हमारा राजतंत्र कैसे खड़ा करेंगे। महात्मा गांधी ने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के जो लिखा है वो पढ़े तो आपके रोंगटे हिल जाए। जिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी को लेकर के आज इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, विदेशों को देशों को नष्ट किया जा रहा है, कह रहा है कि हम तो डेमोक्रेसी ला रहे हैं, उनका डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए महात्मा गांधी ने 2 शब्द दिए, कहा कि ये जो इंग्लैंड से जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमने उठा के लाया है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो वेश्या है और वो बांझ औरत है, क्योंकि अपने आप में वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। उसका मालिक जैसा कहता है वो करता है, उसका मालिक जो बनता है वो उसी फिराक में रहता है। उसकी अपनी पार्टी कैसे जीते, उसको ये बिल्कुल कहीं करता ही नहीं, उसके मन में ये नहीं रहता कि अवाम का भला ये संसद कैसे करे, ये पार्लियामेंट कैसे करे। वो पढ़ने लायक है, इसको सारी चीजों में यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरा कहना ये इस्लाम के नाम से अलग में तो इस्लाम की सिविलाइजेशन खड़ी होगी ना, उसमें हम लोगों को साथ होना, क्योंकि उसमें हमारे कोई भेद नहीं। हमारी जद्दोजहद वही है, हिंदुस्तान कॉपी कैट बन गया, नेशन नहीं रहे। मैं इसलिए कहता हूँ, जब लोग कहते हैं मैंने कहा मुझे बताओ कि हिंदुस्तान नेशन कहाँ है, तुमने उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉपी कैट्स नेवर मेक ए नेशन। इसमें से कैसे, और इसमें से हम निकल न सके, इसलिए दोनों को जुदा किया। और ये जुदा करने का मतलब मैं 2 राष्ट्र बनाने की, 2 देश बनाने की, 2 राज्य बनाने की बात नहीं करता हूँ। मन से जुदा कर दिया, एक दूसरों के सामने लाके खड़ा कर दिया कि जहां हम एक दूसरों को समझने से इनकार कर रहे हैं। जुदाई तो वो जुदाई होती है, अलग घर में जाकर के रहना तो जुदाई नहीं होती ना। और देखिए कि जुदाई का खौफ कैसा है कि यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के पहले तक ये समझिए कि मुझे मन में डर लगता था, मेरे मन में खौफ था। वाकई में मैं अपने समझ के मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ। मन में खौफ कि मैं वहाँ क्या बोलूँगा, क्या बात कहूँगा, कौन सी बात होगी जो उनको चुभ जाएगी और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तुम हिंदुस्तानी कैसे बात करते। ये खौफ मेरे मन में था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैंने कहा लोगों को कि जब मेरा ये हवाई जहाज जब लाहौर की धरती को छुआ, उस समय जो मुझे फीलिंग हुई वो मुझे आज तक कितनी हवाई यात्राएं की और कितनी जगह पर हवाई जहाज छुआ है, मुझे वो फीलिंग नहीं हुई है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन उस क्षण मेरे मन में पता नहीं कितनी यादें उमड़ गई, क्योंकि मेरे मन में कोई याद नहीं, इसका मतलब नहीं निकलता। मैं ना यहाँ पैदा हुआ, न मैंने ये पाकिस्तान पहले कभी देखा, लेकिन मेरा मन यादों से भर गया। और जब ये भर गया तो मेरा कुछ खौफ भी कम हुआ। और जब बातें होने लगी तब तो खौफ नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद खौफ के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। मैं तो अहिंसा वाला आदमी और मानता हूँ कि अहिंसा तो होती ही इसमें है कि किसी का खौफ नहीं रखना, इतना नहीं, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ लोगों का खौफ भी खत्म हो जाना चाहिए तुम्हारे। सच्ची फियरलेसनेस वही है कि मैं आपसे फियरलेस ना हूँ, वो तो होना ही चाहिए, मुझे आपसे डर नहीं होना चाहिए।
और 3 दिन से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। फिर जुदाई 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 जिसका खौफ इतना बढ़ गया, मैं वो जुदाई को अब तलाशने लगा हूँ। जब से बात की मुझे वो जुदाई नहीं मिल रही, सिवा 2 नामों के, एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान। जो जुदाइयाँ मिल रही है वो जुदाइयाँ ठीक उस प्रकार की जिससे पति पत्नी के बीच में हमें होती है, बाप बेटे के बीच में होती है, दोस्तों में भी होती है, भाई बहनों में भी। 100 चीज़ों में से 99 पर सहमति नहीं होती है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो जीवन को बांध के रखती है। ये मैं बात मेरी मैं तो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन वेस्ट को या ये समझिए कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसकी वायलेंस, इसकी इंपीरियलिज्म, इसकी डोमिनेशन, इसको समझने का स्पिरिचुअल और कल्चरल मार्ग, स्पिरिचुअल और रैशनल रीजन मादा, ये अगर किसी में हो तो ये हमारी धरती में है, ये हमारा साजा है। और ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, जिस एक इसी ताकत का खौफ था अंग्रेजों को राज करते समय कि उन्होंने 1836 के पहले से ये सोचना शुरू कर दिया कि इनको जुदा कर सकते। इसको हम कैसे मिटाएंगे? ये मिटाने की बात मैं जो राजनेता और ये जो चालू जो पीस वाले आते हैं वो वाली बात नहीं कर, मिटाने के बाद मैं वो कह रहा हूँ कि हमारी साझा ताकत कैसे बने, ताकि ये जो दुनिया को ख़त्म करने वाली जो सिविलाइजेशन और उसकी जो सत्ता खड़ी हुई है, जिसने हमारे सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, जीवन के समस्त आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक और एक हिसाब से स्पिरिचुअल भी, उन सारे क्षेत्रों पर जिसने अपना कब्जा जमाया, उसमें से छूट करके हम अपने स्वतंत्र, स्वाधीन के लिए क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट लोग की तरह हम बिहेव करें। क्योंकि जो स्वाधीन नहीं है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो फ्री नहीं है अपने सोच में, आपसे और मेरा रिश्ता तय करने में अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है, एक ही देश के बाशिंदे होने के बावजूद भी मेरा और आपका रिश्ता तय होता है कि हम किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा गवर्न है, और वो इंस्टीट्यूशन हमारी नहीं है, वो विचारधारा है हमारी, और केवल हमारी नहीं है इसलिए बुरी है ये भी मेरा कहना नहीं है। अच्छी चीज हम कहीं से भी उठा के लाएं, लेकिन वो विचारधाराएं, वो इंस्टीट्यूशन वो है जिनका एकमात्र मकसद जो चुप करके सहन कर लेता है उनको डिस्ट्रॉय करना है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो ताकत है वो सेंट्रीफ्यूगल, या क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, वो बाहर से चीजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये जो भंवर होता है ना, समुद्र में भंवर पैदा होता है ना, कि उसमें जो भी उसके आसपास होता है उसको सबको वो अंदर उतार देता है अपने पे। ये वो सत्ता है वेस्ट, और उसमें से खड़े होने की ताकत, उसको कंट्रोल में लेने की अगर ताकत आज दुनिया में कहीं से खड़ी होगी तो वो खड़ी इसी धरती में से। और ये जुदा होकर के वो ताकत डिवाइड हो गई, और जो हमारा असली मकसद, हमारी असलियत, हमारा जो असली फर्ज है अपने नेशन के प्रति और दुनिया के प्रति, वो भूल करके हम छोटी लड़ाई यह है कि हमको आपस में उलझा दिया ताकि उनकी सत्ता हमारे पर विस्तृत हो जाए, हम उसमें चुप बैठे एक दूसरों के साथ। कुछ इस प्रकार के अगर यहाँ काम होते और हिंदुस्तान में भी अगर इस प्रकार के कुछ काम होते जिसमें बेसिकली ये है तो क्या हमारी अपनी ताकत इन सारे क्षेत्रों में
एक सिविलाइजेशन होने के नाते, एक कल्चर होने के नाते क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वेस्ट के इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशन, सोशल शिकंजे में से बाहर निकलने में मदद करके हमारी अपनी आइडेंटिटी को फिर से एस्टैब्लिश करें। ये हमें खोजना चाहिए। उसमें हमें एक दूसरों को अगर साथ देना शुरू करें तो उसमें से ताकत अगर ज़्यादा कर दिया हो तो कह दिया हो तो आपको